Hello students, my name is Rajkumar Sharma, initially is RKS sir. I am BTech from IIT Dhanbad and author of Rodo Solution. तो इस समय मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ 2021 का क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा वर्ड में प्रॉब्लम थी, अदरवाइज ओवरऑल क्वेश्चन इजी था, बट आई एम गोइंग टू ट्राई। ओके, देखिए द क्वेश्चन इज देखिए ये क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अलोंग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई, इसमें करंट आई है 2 एम्पियर का। सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड इस प्लेस, ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड है। टू कंडक्टिंग पैरेलल रेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बोथ ऑफ द रेल आर पैरेलल टू द वायर। ठीक है, दोनों रेल ट्रैक इस वायर के पैरेलल है। The wire and rod or rail lie in the same dental plane as shown in the figure. The two ends of the semicircle rod are distance 1 cm and 4 cm from the wire. ये 1 है और ये 4 cm है। At t बराबर 0 the rod start moving with the rail with the velocity 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन में जो आप अटेम्प्ट करोगे ना तो इसमें मास नहीं दिया गया, इस रॉड का मास क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, फिर आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे। फोर्स अपॉन एम करोगे, एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे। जब एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे तो सब तब सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें एज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, अदरवाइज इसको मास की जरूरत पड़ती। कह रहा है रेजिस्टेंस आर 1.4 ओम एंड कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द रेल एट टी बराबर 0। सी नॉट इज अनचेंज, सी नॉट हमेशा अनचेंज है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, म्यू नॉट की वैल्यू इतनी और एल एन टू की वैल्यू 0.7 है। कह रहा है कि क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट थ्रू द रजिस्टर, रजिस्टर से मैक्सिमम करंट क्या फ्लो करेगा और कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो चलो आइटम करते हैं, इसको हम व्हाइट बोर्ड लेके चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इज, इसके एक बार फिर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं पेपर वन, पेपर वन, ये स्ट्रेट वायर करंट 2 एम्पियर और यहाँ पे एक फ्रेम है रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स, और इस फ्रेम को आप ऐसे लेके जा रहे हो ऐसा है। रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 एंड 4, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर के बराबर है। और क्या रहा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इंफॉर्मेशन क्या है, कैपेसिटेंस सी नॉट की जो वैल्यू है दिस इज 5 माइक्रोफैरड्स एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.4 ओम एंड एल एन टू की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 0.7। और कोई इन्फॉर्मेशन, मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको उठा के मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। इंफॉर्मेशन लिखने के बाद मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको भी यही करना है। तो 2 एम्पियर 1 एंड 4 वेलोसिटी कैपेसिटर्स टाइम t बराबर 0 अनचार्ज, ठीक है, रिटर्न ऑल डेटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन करना है ना, आपको भी यही करना चाहिए कि सारा डेटा लिख लो। मुझे बताओ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी ना इस वायर की वजह से, वो अंदर कर बनेगी ऐसी फील्ड लाइन्स। यहाँ पे फील्ड लाइन्स आपको इस तरीके से दिखेंगी, ऐसी फील्ड लाइन्स दिखेंगी, ऐसी फील्ड लाइन्स आपको दिखेंगी, फील्ड लाइन्स दिखेंगी। अगर इस तरीके की फील्ड लाइन दिखेंगी और ये वाला जो वायर है ये ऊपर पर जा रहा है, ऐसे ऊपर पर जा रहा है, ऊपर पर जा रहा है, अगर ये वाला फ्रेम अगर ऊपर पर ऐसे जा रहा है तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि ईएमआई का प्रॉब्लम अगर आपको हैंडल करना है तो आपको क्या क्या करना है, आपको स्पेशली 2 काम करना होता है। एक सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइए और दूसरा जो रॉड है मूव कर रहा है उसकी एफबीडी बनाइए,
सर्किट डायग्राम पे करंट और कैपेसिटर के सारे लॉज लगा दीजिए, और जो रॉड की एबीडी बना रहा है उस पर आप मैकेनिक्स के सारे लॉज लगा दीजिए। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, ये जो सेमी सर्कल है ना, इसके टर्मिनल से जो पोटेंशियल ड्रॉप लिंक होगा वो कितना होगा? तो देखो, ये रॉड ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेशन में ईएमएफ होता है वीवीएल, वी वी इंटू एल, बट प्रॉब्लम बी के साथ है, क्योंकि जितना दूर तुम जाओगे ना मैग्नेटिक फील्ड उतना ही चेंज होगा, उतना ही चेंज होगा, वेलोसिटी हर जगह सेम है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका मतलब इस रॉड का ईएमएफ निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया ना, अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा वो तो कर्व है, कैसे निकालें? तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक रॉड और सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लिया। इस रॉड को भी स्पीड दी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ, अगर ये दोनों, ये फ्रेम, ये रॉड ऐसा होता है, इस तरीके से ऐसा होता, अगर ये दोनों ही ऊपर की ओर ऐसे जा रहा होता, तो क्या इस लूप में फ्लक्स चेंज होता? नहीं, इस लूप में जो फील्ड लाइंस जितनी थी उतनी रहती, क्योंकि ये एरिया नहीं चेंज होता ना, बिकॉज जितनी वेलोसिटी ऊपर वाले वायर का है उतनी ही वेलोसिटी नीचे वाला वायर का है। जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रहा है तो क्या इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? नहीं। ऐसे ना, एरिया ये है, ये एरिया हमेशा ऐसे ही रहेगा, जब एरिया वही है तो फ्लक्स वही रहेगा, फ्लक्स वही रहेगा, मतलब इस पूरे लूप में ईएमएफ 0 आना चाहिए, बिकॉज फ्लक्स इज कांस्टेंट, डी फाइव इज 0। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जितना ईएमएफ इसमें डेवलप होगा, इस रॉड में भी उतना ही ईएमएफ डेवलप होगा, रॉड में भी उतना ही डेवलप होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड का ईएमएफ निकालेंगे और मान लेंगे कोई इसमें पड़ा। चलो, रॉड की ईएमएफ निकालने के लिए आपको एक इंटीग्रेशन की हेल्प लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स दूरी पे गया, एक dx का स्ट्रिप सिलेक्ट किया, dx का स्ट्रिप सिलेक्ट कर लिया। इस छोटे से स्ट्रिप से ईएमएफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज वी बी इंटू लेंथ कितना है, dx लेंथ है, तो वीवीएल वी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, प्लेस कर दो। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से यहाँ पे दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स, ये दूरी x है, इंटू dx लिख दीजिए। इसमें से कुछ टर्म्स बाहर निकलेगा, ये वाला टर्म बाहर निकलेगा, 3 इंटू टेन पावर माइनस 2, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या होगा, तो बनेगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 बच जाएगा। यहाँ से 2 हटाएंगे तो 2 यहाँ भेजेंगे, बस ये इतना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिख दिया। आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, करंट देखो 2 है, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्पेस कहाँ तक, यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, 1 है, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट 4 होगा, तो 1 से 4 इंटीग्रेट कर देंगे, तो dx अपॉन x है ना, दिस इज ln x, लिमिट प्लेस करेंगे तो ln 4 बनेगा, ln 4 को आप लिख सकते हैं 2 ln 2, देखिए वैल्यू निकालते हैं, 2 4 3 12 3 36 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और 2 9 बनेगा ना, माइनस 9 बनेगा, और ln2 की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 0.7 है। एक काम करते हैं, जो नेट ईएमएफ आया है इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके ऐसे ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में क्योंकि रॉड ऊपर को जा रहा है, V क्रॉस V, थंब इधर, हायर पोलैरिटी इधर बनेगी, तो आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा। दिस इज ईएमएफ, दिस ईएमएफ इज 36 इंटू 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, दिस इज 1.4 ओम एंड कैपेसिटर्स 5 माइक्रो फैराड। अब पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा, तो ये बताओ, जब ये इस बैटरी की वजह से जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ये कैपेसिटर जितना चार्ज होगा उतना ही इस करंट को अपोज करेगा, इस करंट को अपोज करेगा, जब करंट को अपोज करेगा तो करंट घटने लगेगा, तो पीछे मैक्सिमम करंट कब आएगा, मैक्सिमम करंट इनिशियल टाइम पे आएगा, t बराबर 0 पे आएगा, राइट। तो t बराबर 0 पे इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज मैक्सिमम। क्यों, समझ ही सकते हो, ये बैटरी ऐसे करंट फ्लो करवाएगा और कैपेसिटर चार्ज होगा पॉजिटिवली चार्ज, तो ये उल्टा जाएगा ना करंट के लिए, डिक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, t बराबर 0 पे, ठीक है।
तो जो मैक्सिमम करंट आएगा टी बराबर जीरो पे, टी बराबर जीरो पे कैपेसिटर बिहेवियर क्या होता है, कंडक्टिंग वायर। तो कैपेसिटर ये कंडक्टिंग वायर की तरफ से एक्ट करेगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप ये है बेसिकली वो कहाँ पहुंच जाएगा, रजिस्टर पहुंच जाएगा। तो रजिस्टर का करंट क्या आएगा, EMF डिवाइड बाई 1.4। दिस इज द मैक्सिमम करंट for the circuit, 10 power minus 9 and divide by 1.4। तो 7 दूनी 14, ये बनेगा 1.8 into 10 to the power minus 9 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट। तो 1.8, तो मैक्सिमम करंट इज 1.8, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। हमने कैलकुलेशन के अंदर कुछ मिस्टेक किया, देखते मिस्टेक। ओके, तो हमने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या था। मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 12, 3 6 6 नहीं रहेगा, दैट इज 12 होना चाहिए, ये 12 होना चाहिए। तो हमें यहाँ मिस्टेक कर रखा है 12, इसीलिए ये दिक्कत आ रही थी। 12 यहाँ पर है ना, दिस इज 12 इंटू इतना, 12 इंटू 0.7, तो कितना आएगा 2 छक्के 12, 6 है ना। देखो हम फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करके देखो, ये 12 नहीं होगा, तुम लोग ये भी बता दिया करो मुझको। ये बनेगा 24, कैसे, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, ये बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा 24 बेसिकली, दिस वन इज 24, दिस वन इज 24। तो ये कितना बनेगा देखो, 14, ये 12 बनेगा ना 12। तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 10 का टर्म आना चाहिए। और ऑप्शन में देखो उन्होंने क्या दे रखा है, 1 सेकेंड, 1.2 10 पर -6 एम्पियर है ये पार्ट में। तो ये हमने मिस्टेक कहाँ से किया, -6 एम्पियर है ना, ये मिस्टेक हमने यहाँ किया। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, और हमने कितना माना था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिस्टेक हो गया। 3 मीटर है तो वही है, सेंटीमीटर 10 पर -2 का डिफरेंस है, तो यहाँ से 10 पर -2 का डिफरेंस अलग से बढ़ जाएगा। तो इसमें 10 पर -+2 अलग से बढ़ जाएगा, 10 पर +2 अलग से बढ़ेगा, तो +2 अलग से बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा -7, तो आंसर हो जाएगा 1.2 10 पर -6 एम्पियर, जो कि उन्होंने ये पार्ट में दे रखा है। अब कह रहा मैक्सिमम चार्ज बताइए, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर कितना है। तो देखो मैक्सिमम चार्ज कब होता है, अगर इसे कैलकुलेट करना है तो बताता हूँ। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम चार्ज तब होगा अगर Q मैक्सिमम निकालना है तो dQ/dt 0 होना चाहिए, dQ/dt 0 होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का फंक्शन है, इफ एनी वैल्यू इज मैक्सिमम इट्स डिफरेंशियल विल बी 0। तो इफ Q इज मैक्सिमम then you can say that dQ/dt is 0, this means current will be 0। तो इस सर्किट में करंट उस वक्त 0 होना चाहिए। अब इस सर्किट में करंट अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, करंट 0 है, इसका मतलब इस रजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अगर इस रजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है तो तुम कह सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा। भाई जब रजिस्टर से करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, एक सिंपल सा वर्ड है कि इफ Q इज मैक्सिमम dQ/dt इज 0, दिस मीन्स I विल बी 0। अगर करंट I 0 है, इसका मतलब रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो IR 0 हो गया। इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF इज इक्वल टू Q/C एंड दिस इज द मैक्सिमम। यहाँ से Q मैक्स वैल्यू क्या लिखोगे, दिस इज E इंटू C, और E की वैल्यू ये है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। अदरवाइज पता है क्या होता, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती, फिर एक ऐसा टाइम आता, उस टाइम उस वक्त की वेलोसिटी तुम्हें निकालनी पड़ता, समय की तुम्हें EC आ रहा है ना, Q इज मैक्सिमम, E की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। वन सेकेंड, ओके। तो करंट 0 कब होगा, जब इसके टर्मिनल का पोटेंशियल और इसके टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके टर्मिनल का पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इक्वल होगा, तभी तो करंट 0 होगा, I 0 होगा, तो चार्ज मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो अब शुरू में तो होगा नहीं,
शुरू में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर सपोज करो किसी ने वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया तब तो आंसर सीधे कर देगा, क्योंकि तो उस वक्त ई निकालना और ई तो बस इतना ही होगा, ई तो इतना ही होगा। तो इसको सीधे क्या लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 24 इंटू 0.7, 24.7 और ये बनेगा 10⁻⁷ एंड सी कितना 5 है माइक्रो। तो ये कितना आएगा, 5 का टर्म है ना, तो ये 5 का टर्म है तो 1/12 करीब 84 का टर्म बनने वाला है। 84 उसमें ऑप्शन दिखना चाहिए, तो है ये 8.4, ये बनेगा आपको कैलकुलेशन 8.4 10⁻12 कूलम। दिस इज द आंसर्स जो कि आपको दिख रहा है इस पार्ट में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, तो फिर तुम कैसे करते हो। तो उस केस में अब दिक्कत आनी समझ आती, दिक्कत ये आती कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो हमें उस समय की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इस रॉड की जब इसमें करंट 0 होगा। तो वो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो इस रॉड की एपीडी बनानी पड़ेगी। जब रॉड की तुम एपीडी बनाओगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि फोर्स दिखाओगे पीछे को, एंड दिस फोर्स इज आई एल क्रॉस बी। अब फिर डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे फोर्स आएगा। ठीक है, फोर्स आएगा तो मास इंटू ए लिखोगे, तो मास भी तो नहीं पता है। जब मास पता ही नहीं तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। जब एक्सेलरेशन ही नहीं निकलेगा तो फिर वो वेलोसिटी हम कैसे निकालें कि वो कौन सी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे करंट 0 हो रहा है। तो अगर मास दिया गया होता तो हम फर्दर कैलकुलेशन कर लेते। ठीक है, चूंकि नहीं दिया है इसलिए मेरे दिमाग में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी पार्ट। इसमें डाउट है तो बता दो मुझे, मैसेज जरूर करना अगर इसके बाद में लग रहा है, क्योंकि बिना मास का आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। जब तक एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा तब से इस पे फोर्स इक्वेशंस कैसे बनेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस कैसे बनेंगे। जब तक काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं बनेंगे तब तक वो वेलोसिटी के टर्म्स टी के टर्म में कैसे आएगा, फिर इस सर्किट में जो चार्ज करंट का फंक्शन बनेगा वो टी के टर्म में बनेगा, वो इंटीग्रेट कैसे होगा, मुश्किल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन आप तक फिर सॉल्व ही नहीं पाता। तो इस क्वेश्चन में मान के चलना था कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।